मेघा अपने घर से बहुत दूर अमेरिका में रहती है। आज उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से इंडिया जाने की तैयारी में लगी हुई है। अपने परिवार वालों से मिलने के लिए मेघा बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही है, क्योंकि अपने परिवार से मिले उसे पूरे 5 साल हो गए। यह 5 साल उसने किस तरह अपने परिवार से दूर रहकर काटे, वह उसका दिल ही जानता है। लेकिन आज इंडिया जाने की खुशी में उसके पांव जमी पर नहीं हैं। वह अपने दादा दादी की बहुत ही लाडली थी, क्योंकि पूरे घर में वह अकेली ही एक पोती है। उनका और कोई पोता पोती नहीं है। उसका जन्म भी बेटे बहू की शादी के कई वर्षों बाद हुआ था। उसके जन्म के लिए उसके दादा दादी ने ना जाने कितने तीर्थ किए थे, ना जाने कितने मिन्नतें की थी, जब जाकर उसका जन्म हुआ था। उसके दादा दादी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। वह खुद भी अपने दादा दादी से बेहद प्यार करती है। मेघा के अमेरिका आने के समय उसके दादा दादी ना जाने कितने दिन तक उसके लिए उदास रहे थे, क्योंकि पोती के बिना उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। घर में एक वही तो थी जो उनका ख्याल रखती थी। वह अपने दादा दादी के हर छोटे बड़े काम करती थी। उनको समय पर खाना देना, उनके कपड़ों पर प्रेस करना, उनके सर की मालिश करना, हर समय वह अपने दादा दादी के आगे पीछे लगी रहती थी, उनकी सेवा में लगी रहती थी। विदेश जाने के समय उसके दादा दादी उसके गले लगकर खूब रोए थे। मेघा बेटी, तुम चली जाओगी तो हम दोनों बूढ़े बूढ़ी कैसे रहेंगे? कौन हमें समय पर खाना खिलाएगा? कौन हमें समय पर दवाइयाँ देगा? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आना। कमला जी रोते हुए बोली। मेघा अपनी दादी के आंसू पोंछते हुए बोली, दादी, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके जल्दी ही वापस इंडिया लौट आऊँगी। उसके बाद हम सब साथ रहेंगे। मेघा अगले 5 सालों के लिए विदेश चली जाती है। 5 साल तक वहाँ कड़ी मेहनत करके इंजीनियरिंग का पद हासिल कर लेती है। अपनी 5 साल की मेहनत के बाद आज मेघा बिना बताए इंडिया वापस आ रही है। उधर बारिश ने अपना कहर ढा रखा है। कमला जी और रामेश्वर जी टकटकी लगाए दोनों अपने कमरे में बैठे बेटे बहू के आने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों घर में अकेले हैं। आज बेटे के ऑफिस में पार्टी दी जा रही है। बेटा बहू दोनों गए हुए हैं। कमला जी और रामेश्वर जी भूख से बेहाल है। जब बेटा और बहू आएंगे तभी हम दोनों को खाना मिलेगा। रामेश्वर जी नम आंखों से बोले। बेटा बहू सुबह 10 बजे के गए हुए और अब तो रात होने को आई है। बहू बस हमें सुबह चाय के साथ 2 सूखे ब्रेड देकर गई थी। रामेश्वर जी तो वैसे ही शुगर के मरीज है, उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है, लेकिन आज तो बहुत लंबा गैप हो गया। कमला जी बोली, जी आपको बहुत तेज भूख लग रही है ना? कोई बात नहीं, मैं बहू से सुन लूँगी, लेकिन मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही। अरे नहीं कमला, बहू बोल कर गई थी कि जब तक हम लोग ना आ जाए तब तक अपने कमरे में ही रहना, रसोई में कदम तक ना रखना। अगर बहू को पता चल गया फिर तो तुम जानती हो वह क्या करती है हमारे साथ। रामेश्वर जी लंबी सांस लेते हुए बोले। अब दोनों दंपत्ति सुबह के भूखे प्यासे अपने कमरे में बैठे बेटे बहू का इंतजार कर रहे हैं। रात के 9 बजने को आए हैं। बहू तो बिल्कुल निर्दयी है, लेकिन बेटे को भी अपने बूढ़े माँ बाप की तनिक भी ख्याल नहीं है। वह तो बस अपनी पत्नी की खुशी में खुश है। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद कमला जी उठकर चल दी और डरते डरते रसोई में जाती है। देखती है सुबह की सब्जी रखी है। कमला जी आटा गूँथ कर रोटियां सेकने लगती है। इतने में ही बेटे बहू भी आ जाते हैं। बेटे की गाड़ी की आवाज़ सुनकर कमला जी डर जाती है और जल्दी जल्दी सामान समेटने लगती है। उनके हाथ से घी का डब्बा छूटकर नीचे गिर जाता है। पूरी रसोई में घी फैल जाता है। रसोई की हालत देख बहू उन पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है। बुढ़िया, बोला था ना रसोई में पैर मत रखना, फिर भी मेरी बात नहीं मानी। बहू कमला जी के हाथ पर गरम चिमटा लगाते हुए बोली। चिमटा लगते ही कमला जी की चीख निकल गई। 80 साल के बीमार रामेश्वर जी पत्नी को ऐसी हालत में देख कांप उठे और उन्होंने भागकर कमला जी को अपने सीने से लगाकर एक तरफ कर लिया। बेटा खड़ा खड़ा देखता रहा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बुढ़िया, अभी तो चिमटा तुझे ही लगा है। अगर 2 मिनट के अंदर अंदर रसोई साफ नहीं हुई तो इस बुढ़े को भी इसी तरह चिमटे से जला दूंगी। बहू कमला जी की तरफ चिमटा दिखाते हुए बोली। इतना सुनते ही कमला जी जल्दी जल्दी
फैले हुए घी को साफ करने लगी और बहू वहाँ से अपने कमरे में चली गई। रोते रोते कमला जी ने सारी रसोई साफ कर दी और अपने कमरे में चली गई। रामेश्वर जी बहू से आंख बचाकर थोड़ा सा कोलगेट अपने कमरे में ले आए। लाओ हाथ दिखाओ, इसे लगाने से जलन कम हो जाएगी। मैंने मना किया था ना कमला, तुमने मेरी बात नहीं मानी। यह बहू नहीं है, जालिम है जालिम। हमने कोई बुरे ही कर्म किए हैं जो हमें ऐसे बेटे बहू मिले हैं। रामेश्वर जी कमला जी के हाथ पर कोलगेट लगाते हुए बोले। तो कमला जी रामेश्वर जी के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी पोती को याद करने लगी। पोती तो हमें अकेला छोड़कर विदेश चली गई। मेरी बच्ची हमें समय से पहले खाना खिला दिया करती थी। हर 1 घंटे में पूछती रहती थी खाने के लिए कि दादाजी को शुगर है, जल्दी जल्दी भूख लगती है, इसलिए बिना कहे ही कितना कुछ खाने का सामान लाकर रख देती थी अपनी मम्मी की चोरी से हमारे कमरे में। हमारा कितना ख्याल रखती थी। कमला जी की बातें सुनकर रामेश्वर जी भी उनके गले से लगकर रोने लगे और बोले, उस बेचारी को क्या पता कि उसके दादा दादी कैसे रहते हैं, क्योंकि कभी पोती का फ़ोन आता है तो बेटा बहू बात भी नहीं कराते हमारी। बहुत पहले 1-2 बार बात कराई थी, तब बहू वहीं पास में खड़ी होकर आंखें निकाल रही थी कि हम लोग कहीं कुछ बता ना दें उनके कर्मों के बारे में। दोनों पति पत्नी अपना दुख दर्द बांट रहे थे कि बेटे ने बाहर से ही दरवाज़ा खटखटाया और खाने की थाली अंदर सरका दी। रामेश्वर जी खाने की थाली उठाकर ले आए। थाली में सुबह की सब्जी और 4 रोटी थी। 2 रोटी कमला जी की और 2 रामेश्वर जी की। दोनों पति पत्नी चुपचाप 2-2 रोटी खाकर और पानी पीकर सो गए। अगले दिन जब कमला जी सुबह 5 बजे उठी तो देखा रामेश्वर जी को बेचैनी सी हो रही थी। शायद उनका बीपी ऊपर नीचे हो रहा था। वो भागकर अपने बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। बेटे बहू की नींद खराब हो गई। दरवाज़ा खोलते ही बेटा कमला जी पर भड़कने लगा। सुबह सुबह कौन सी आफत आ गई जो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही हो। बेटा वो तेरे बाबूजी। कमला जी अपनी बात कह भी नहीं पाई कि बहू बोल पड़ी, अरे यह तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हमें चैन से नहीं जीने देंगे। कितनी अच्छी नींद आ रही थी, सब खराब कर दी। कितनी बार कहा है इन दोनों बुढ़े बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करो, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं। बिस्तर पर लेटी लेटी बहू कमला जी की तरफ देखते हुए बोली। कमला जी बेटे से बिना कुछ कहे ही नम आंखों से अपने कमरे में वापस आ गई और रामेश्वर जी के हाथ पैरों को मलने लगी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती जा रही थी। यूं ही करते हुए सुबह के 8 बज गए। बेटा बहू दोनों कमरे से बाहर आ गए। कमला जी फिर बेटे से एक बार बोली, बेटा एक बार अपने बाबूजी को डॉक्टर के पास ले चल, रात से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात में तो उन्हें 2 बार उल्टियाँ भी आई है। एक बार उनका शुगर और बीपी चेक करा ले। माँ सुबह सुबह 5 बजे भी तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया और अब उठकर बाहर आया हूँ कमरे से तो फिर वही सब ड्रामा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। जाकर सरकारी अस्पताल में पर्ची कटवा लो। बेटा 20 रुपये अपनी माँ के हाथ पर रखते हुए बोला। कमला जी बेटे से बोली, ठीक है बेटा, तू उधर को ही तो अपनी गाड़ी लेकर जाएगा तो हम दोनों को अस्पताल तक छोड़ देना। बस बस रहने दीजिए गाड़ी में बैठने के लिए। बाबूजी को वैसे ही उल्टियाँ हो रही है, कहीं मेरी गाड़ी खराब ना कर दे। बेटे की बातें सुनकर कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली और बेटे के दिए 20 रुपये मुट्ठी में दबाकर अपने कमरे में आ गई और रामेश्वर जी को सहारा देते हुए पैदल ही उठते बैठते अस्पताल तक चली गई। बहुत देर तक लाइन में खड़े होने के बाद नंबर आया। रामेश्वर जी को चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने रामेश्वर जी की कुछ दवाइयाँ लिख दी, क्योंकि उनका बीपी और शुगर दोनों ही बढ़े हुए थे। सारी दवाइयाँ अस्पताल के अंदर ही मिल गई, जो कि सस्ती भी थी। थोड़े बहुत पैसे कम पड़े थे, लेकिन मेडिकल स्टोर पर बैठे लड़के ने कम बत्ती कर लिए। कमला जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और रामेश्वर जी को लेकर घर आ गई। रामेश्वर जी ने अपने समय में बहुत मेहनत की थी। उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए और उसे कामयाब बनाने के लिए अपने सर पर ईंट तक ढोई है। रामेश्वर जी मजदूरी का काम करते थे। कमला जी भी दूसरों के खेतों में काम करती थी, जिससे अपने पति की थोड़ी बहुत मदद कर सके। हमने अपने बेटे को महंगे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। उसके लिए तो हमने जीना भी छोड़ दिया था। हमने अपनी सभी इच्छाओं को मार लिया था। हमने बस यही सोचा था कि बेटा एक बार पढ़ लिख कर कामयाब बन जाए,
फिर तो हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। बेटा हमें हर खुशी देगा, हमें पलकों पर बिठा कर रखेगा, हमारी खूब सेवा करेगा। लेकिन बस हम तो यह सब सोचते ही रह गए। शायद हमारे नसीब में यह सुख लिखा ही नहीं था। एक दिन बेटे बहू ने घर में हम दोनों पति पत्नी के ऊपर खूब हंगामा किया। बहू ने हमारे साथ रहने से बिल्कुल मना कर दिया। बेटे ने पत्नी के कहने पर हमें खूब खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, बेटा हम दोनों के ऊपर मारने को चढ़ गया। उस रात हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। पूरी रात हमने रोते रोते बिता दी। अगले दिन हम बेटे बहू के उठने से पहले ही अपने दो दो जोड़ी कपड़े लेकर घर से निकल गए, क्योंकि अब हमारा उस घर में कोई अस्तित्व नहीं था, ना ही अब हमारी बेटे बहू के साथ रहने की इच्छा थी। बेटा बहू जब चाहे हम दोनों पर हाथ उठा देते थे। आंखों में आंसू लिए कमला जी पति का हाथ पकड़ घर से दूर निकल गई। उन्होंने अपने पति को ले जाकर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठा दिया। वहीं पास में एक तंबू लगा हुआ था, शायद वहां भागवत कथा चल रही थी। कमला जी और रामेश्वर जी ने कई दिन और रात उसी तंबू में बिताए। वहाँ दोनों दंपत्ति को प्रसाद के रूप में थोड़ा बहुत कुछ खाने को भी मिल जाता था, लेकिन वहाँ भी कब तक रहते। आज भागवत कथा का आखिरी दिन था। कमला जी और रामेश्वर जी ने उसी तंबू में रुककर रात बिताई। अगले दिन कमला जी ने कुछ काम ढूंढना शुरू किया। बुढ़ापे का शरीर था, लेकिन इस पेट को भरना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, और वैसे भी बीमार पति साथ है। कमला जी ने अपनी नाक की बाली निकाली, जिसे बेचकर उन्हें इतने पैसे मिल गए थे कि वह कुछ छोटा मोटा काम कर सके। कमला जी ने उन पैसों से एक ठेला खरीदा और थोड़ी सी सब्जियां। एक तरफ ठेले में पति को बैठाकर और एक तरफ सब्जियां रखकर कमला जी ठेले पर सब्जियां बेचने लगी। बेचारी सुबह को चल देती और शाम तक थोड़ी बहुत सब्जियां बेचकर आ जाती, जिससे कुछ पैसे मिलते और उनसे अपना पेट भर लेते। रहने के लिए उनके पास छत नहीं थी। बेचारे दिन भर सब्जियां बेचते और रात को ठेले को सड़क के किनारे खड़ा करके उसी के नीचे दोनों पति पत्नी लेट जाते, अपने सुख दुख की बतलाते रहते। इस बीच बेटे ने एक बार भी अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं की। ढूंढते भी क्यों, उन्हें उन बूढ़े बुढ़िया की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह तो यही चाहते थे कि कब इनसे पीछा छूटे। उधर अब मेघा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। आज पूरे 5 साल बाद वो अपने मम्मी पापा को बिना बताए अमेरिका से वापस इंडिया लौट रही थी, क्योंकि वह घर में अचानक से जाकर सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी। एयरपोर्ट पर उतरी तो उसे बहुत खुशी हुई कि आज मैं अपने इंडिया आ गई। उसने फटाफट एक टैक्सी की और अपना सामान रखकर घर की तरफ निकल गई। रास्ते में अपने दादा दादी के बारे में सोचती जा रही थी कि अचानक से टैक्सी कमला जी के ठेले से टकरा गई। टैक्सी ड्राइवर ने और मेघा ने जल्दी से उतरकर देखा तो मेघा उस दृश्य को देखती रह गई और वह दंग रह गई। उसके दादाजी ठेले में बैठे हैं और उसकी दादी गिरी हुई सब्जी को उठाकर ठेले में रख रही थी। यह सब देखकर मेघा के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेघा उनके करीब आने लगी। कमला जी पोती को पहचान न पाई और घबराने लगी कि कहीं गाड़ी में टक्कर लगने की वजह से उन्हें कुछ कहने ना लगे। कमला जी डरी सहमी सी खड़ी हो गई। जब मेघा ने उन्हें दादी कहकर पुकारा तो वह मेघा की आवाज़ सुनकर उसे गौर से देखने लगी। दादी, मैं आपकी मेघा। आप अपनी पोती को सामने देख कमला जी उसके सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके दादा दादी पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। मेघा ठेला खींचकर अपने दादा और दादी को सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले आई और उनके आंसू पोंछते हुए बोली, दादी यह सब क्या है? आप दोनों इस हालत में और इतनी चिलचिलाती धूप में यह सब काम कर रहे हैं आपके साथ? आप दोनों को तो घर होना चाहिए। कमला जी रोते हुए बोली, बेटा तेरे जाने के बाद तेरे मम्मी पापा का अत्याचार हम दोनों पर बहुत बढ़ गया था। उसके दादा दादी ने उसे रोते रोते सारी आप बीती बता दी, जिसे सुनकर मेघा की आंखों के आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस उम्र में आप लोगों पर इतना अत्याचार हुआ। मम्मी पापा ने आपके साथ बहुत गलत किया। आप मेरे साथ अभी के अभी घर चलो। बेटा हमारा कोई घर नहीं है। उस घर में एक दिन ऐसा नहीं था जो हमारा अपमान ना होता हो, हम पर हाथ ना उठाया जाता हो। बेटा हम दोनों खुद उस घर को अपनी मर्जी से छोड़कर आए हैं। उस घर में रहने से तो अच्छा है बेटा हम सड़क के किनारे रह लें। नहीं दादी, आप कैसी बातें कर रही हो? वह घर दादाजी के नाम है, उसके मालिक भी यही हैं। आप दोनों उसी घर में रहोगे। अगर कोई घर से बाहर रहेगा तो वह है मम्मी पापा,
और फिर मेघा अपने दादा दादी को टैक्सी में बैठाकर अपने साथ घर ले गई। जब उसके मम्मी पापा ने मेघा को अचानक देखा तो दोनों खुशी से जैसे ही मेघा के गले लगने को आगे बढ़े। मेघा ने अपने मम्मी पापा को इतनी जोर का धक्का दिया कि दोनों दूर जाकर पड़े। मेरे करीब भी मत आना आप दोनों, मेघा अपनी मम्मी पापा की तरफ गुस्से में आंखें निकालते हुए बोली। बेटी का ऐसा भयंकर रूप देख उसके मम्मी पापा दंग रह गए। उसकी मम्मी उसके दादा दादी की तरफ बढ़ी और उन्हें घर से धक्के मारकर निकालने लगी। निकलो हमारे घर से, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाई है हमारी बच्ची को जो हमसे इतनी नफरत कर रही है। मेघा ने अपने दादा दादी को एक तरफ कर दिया और अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ बाहर दरवाजे की तरफ धक्का दे दिया। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं गलत कदम उठा दूं। निकल जाओ यहाँ से, यह घर मेरे दादा दादी का है, आप दोनों का नहीं, समझे आप दोनों ने दादा दादी पर कितने अत्याचार किए हैं वह सब मुझे पता चल चुका है। दादा दादी तो आपके खिलाफ एक्शन नहीं उठा पाए, लेकिन मुझे कमज़ोर मत समझना। अगर एक बार तुम दोनों की पुलिस कंप्लेंट कर दी तो जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। पुलिस का नाम सुनते ही उसके मम्मी पापा की हवा टाइट हो गई। अब तो उन्हें पता था कि उनकी बेटी उन्हें किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने घर से निकलना ही बेहतर समझा और उसके मम्मी पापा अपने ऑफिस के पास ही एक किराए के मकान में रहने लगे। मेघा को इंडिया में बहुत अच्छी जॉब मिल चुकी थी, उसने पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी की थी। उसने घर में रहकर ही ऑनलाइन काम शुरू कर दिया जिससे कि वह अपने दादा दादी की देखभाल भी कर सके। जब तक उसके दादा दादी जिंदा रहे उसने अपने दादा दादी की खूब मन लगाकर सेवा की और साथ ही साथ अपने मम्मी पापा को भी सबक सिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।